क्या होगा जब आपका ही फोन आपकी जासूसी करने लगे एंड बिकम्स द कॉज ऑफ योर डिवास्टेशन और इवन योर डेथ? यस, यू हर्ड मी राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फोन, योर मोबाइल फोन, which is your greatest companion, which is almost all the time with you. You feel incomplete without which. You feel kind of missing something very, very important whenever you forget it behind. That phone, that very phone of yours can become the puppet in the hands of those who consider you as an enemy, those who consider you as a threat, those who want to discredit you, those who want to harm you, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि आप उनके लिए खतरा हो, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, वो आपके ही फोन को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ वेपन. एंड फॉर दिस दे डोंट हैव टू डू टू मच, दे जस्ट नीड टू इन्फेक्ट योर फोन विद द पेगासस. Yeah, with the Pegasus. Are you confused? Is this the first time you hear this word Pegasus? I'm sure not. Anyways, let me tell you. Pegasus in Greek mythology, a white-winged stallion which could fly from one place to another, which could symbolically represent extreme power, exceptional beauty, extraordinary natural gift, freedom from all kinds of restriction with no boundaries of time and space. Wait, are we here to talk about the Greek Pegasus? The one which is imaginary, the one which is non-existent? No, of course not. We are here to talk about the real Pegasus. We are not here to talk about the Greek Pegasus, but the Israeli Pegasus. So without a further ado, let's get started. Pegasus एक सॉफ्टवेयर है which is technically known as a spyware. Yes, a spyware because it is used to spy on you through your mobile phones. और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है NSO Group. NSO Group इजराइल की एक साइबर इंटेलिजेंस कंपनी का नाम है. और दुनिया भर में जब इसके भांडे फूटने लगे और इसके स्कैंडल सामने आने लगे तो NSO ग्रुप को ये दावा करना पड़ा कि वो अपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर के वेटेड गवर्नमेंट्स को ही सेल करता है ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ और क्रिमिनल एक्टिविटीज के खिलाफ लड़ाई लड़ सके. हालांकि NSO ग्रुप का ये दावा कितना सच्चा है कितना झूठा है वो हम आगे देखेंगे. फिलहाल हम जान लेते हैं कि पेगासस आपके फ़ोन में एंट्री कैसे करता है. तो याद रखिए, जिस किसी को भी आपकी जासूसी करवानी होती है या आपके फ़ोन में पेगासस को इंस्टॉल करवाना होता है, उनको सिर्फ आपका फ़ोन नंबर चाहिए होता है. उनको इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़ोन एंड्रॉयड है या आईफोन है. दे जस्ट नीड योर फ़ोन नंबर एंड वंस दे नो योर फ़ोन नंबर दे विल मेक ए मिस कॉल ऑन योर व्हाट्सएप और आई मैसेज और एनी अदर कॉलिंग मैसेजिंग ऐप विच दे हैव आइडेंटिफाइड. और जैसे ही मिस कॉल आता है पेगासस आपके फ़ोन में देन एंड देयर इंस्टॉल हो जाता है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग. एंड द क्रीपी ट्विस्ट इज यू आर नॉट गोना सी even that missed call in your call log. You know why? Because that missed call will get deleted automatically. और इस टेक्नोलॉजी को जीरो क्लिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है. क्योंकि पहले क्या होता था, आपको एक लिंक आता था, उस लिंक को आपको क्लिक करना पड़ता था. वो लिंक आपको किसी मेल के या SMS के थ्रू आता था. जब वो लिंक आता था आप उसमें क्लिक करते थे तो वायरस या मेलवेयर आपके डिवाइस में एंटर करता था. लेकिन इस केस में ना तो आपको फोन को आंसर करने की जरूरत है ना तो किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत. और बगैर लिंक को क्लिक किए बगैर फोन को आंसर किए वो आपके फोन में बिल्कुल कुंडली मार के बैठ जाता है और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता. Isn't it dangerous? Yes, it is. लेकिन अभी काफी ट्विस्ट आगे है. Let's move further. Now the question arises, what all sorts of data does Pegasus steal from mobile phones? सवाल ये उठता है कि Pegasus मोबाइल फोन से आखिर कौन कौन से इंफॉर्मेशन, कौन कौन से डेटा की चोरी करता है. Well, the list is quite big. I'm going to tell you some of the contents of the list. Listen to it. Your photos, your messages, your chats, your internet browsing history, your call details, your phone numbers, and your current location, your location's history, your usernames and your passwords. Wait, there's something bigger to it. Yeah, it can even turn on the microphone of your mobile phone and directly listen to your calls and record your calls. And the shocking twist is, it can even capture your photos and make your videos stealthily. Yes, quite stealthily. You cannot even realize that all these processes and operations are going on in the background. Then what does it do after doing all this? It will send all this data to its owner who is from somewhere remotely operating it. Isn't it that powerful? I talked about that Greek Pegasus in the beginning of the video. Now I'm sure you have understood why I've talked about that Pegasus in the beginning. Do you see any similarities between that Pegasus, that Greek Pegasus and this Israeli Pegasus? If you see any similarity or dissimilarity even, you can let me know in the comment section. Thanks to the Pegasus Project. Pegasus Project का बहुत शुक्रिया कि जिसकी वजह से आज दुनिया भर के लोगों को पता चला है कि जासूसी इस तरह से और इस लेवल पे भी हो सकती है. And special thanks to the Wire to break this story in India. Well, if you guys don't know about the Wire is an Indian media organization which is so far well known for its unprejudiced, unbiased and honest journalism. और अपने इसी unprejudiced journalism की वजह से, अपने इसी ईमानदार पत्रकारिता की वजह से द वायर को पास्ट में भी प्राइसेस पे करने पड़े हैं. और इस टाइम में भी जब इन्होंने इस स्टोरी को इंडिया में ब्रेक किया तो इसके बाद इनके दिल्ली के ऑफिस में पुलिस के इंस्पेक्शन में, हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि दैट वाज अ रेगुलर इंस्पेक्शन अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे.
15th of August. Anyways, let's know something more about the Pegasus project. So basically, the Pegasus project is an investigation into the NSO Group and its spyware Pegasus. That's why they have given the name of the project as Pegasus Project. और इस सारे project को जो coordinate कर रहा है, जो lead कर रहा है, that is Forbidden Stories, जो कि फ्रांस की एक नॉन प्रॉफिट इन्वेस्टिगेटिव मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो सिक्योरिटी लैब है वो इसको टेक्निकली सपोर्ट करता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। प्रोजेक्ट किस तरह से शुरू हुआ? इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि इनको एक डेटाबेस हाथ लगता है, दैट इज अ लीक डेटाबेस। और इस डेटाबेस में मोर देन 50,000 फ़ोन नंबर्स है, जो फ़ोन नंबर्स दुनिया के अलग अलग देशों से बिलोंग करता है। इन्होंने क्या किया कि इस लिस्ट को एनालाइज करना शुरू किया, इस डेटाबेस को एनालाइज करना शुरू किया। तो इनको ऐसा लगने लगा कि शायद इन फ़ोन नंबर्स को इसलिए कंपाइल किए गए होंगे ताकि इनके जो ऑनर्स है, इन फ़ोन नंबर्स के जो ऑनर्स है, उनकी जासूसी की जा सके, उनको स्नूप किया जा सके, उनको पेगासस स्पाईवेयर से टारगेट किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया कि इसको कंफर्म करने के लिए, अपने इस शक को कंफर्म करने के लिए इन्होंने उन फ़ोन नंबर्स के ऑनर्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया, क्योंकि इस डेटाबेस में सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नंबर्स थे, ऑनर्स का कोई भी डिटेल्स नहीं था। तो इन्होंने आइडेंटिफिकेशन के दौरान में इनिशियली 67 फ़ोन नंबर्स के ऑनर्स को आइडेंटिफाई किया, उनसे कांटेक्ट किए, उनको डिटेल्स बताए और उनके फ़ोन्स के डेटा मांगे। फिर उन फ़ोन्स के डेटा को एमनेस्टी इंटरनेशनल के सिक्योरिटी लैब भेजा गया। वहाँ पे इनकी फॉरेंसिक टेस्ट हुई और जब फॉरेंसिक टेस्ट हुई उसका जो रिज़ल्ट आया वो कुछ यूँ सामने आया। 23 फ़ोन्स में स्पाइंग हो चुका था, जासूसी हो चुकी थी आउट ऑफ 67 फ़ोन्स, और 14 फ़ोन्स थे उनमें जासूसी की कोशिश की गई थी, अटेम्प्टेड हैक हुआ था, जासूसी सक्सेसफुली हो नहीं पाया था। ये तो रहे आपके 14 + 23 37 फ़ोन्स। नाउ देयर रिमेन्स 30 फ़ोन्स। तो उन 30 फ़ोन्स के फॉरेंसिक एनालिसिस के रिजल्ट इनकंक्लूसिव रहे, क्योंकि उनके ऑनर्स ने फ़ोन पहले ही बदल दिए थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन सारे डेटा को, इन सारे 67 फ़ोन्स के डेटा को फिर से कनाडा में स्थित टोरंटो के सिटीजन लैब भेजा। वहाँ पे फिर से इनकी फॉरेंसिक एनालिसिस हुई और they finally came to the conclusion that the findings of the Amnesty International's security lab were 100% correct. And this is how they got confirmed that this is nothing but a list of the potential targets of the Pegasus spyware. मामला सिर्फ स्नूपिंग या जासूसी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे केसेस में जासूसी इसलिए भी की गई है ताकि जो टारगेट्स हैं उनके एक्टिविटीज़ का, उनके वेयर अबाउट्स का पता लगाया जा सके, so that they can be reached out, they can be punished, they can be taught lessons or even killed. जमाल खाशोगी अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी वाशिंगटन पोस्ट के कॉलमिस्ट थे। अक्टूबर 2018 में टर्की के इस्तांबुल में स्थित सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट के अंदर उनका मर्डर हो जाता है, उनका असैसिनेशन हो जाता है। जमाल खाशोगी अपने राइटिंग्स के ज़रिए से, अपने आर्टिकल्स के ज़रिए से सऊदी अरब के रिजीम को और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अक्सर ही क्रिटिसाइज़ किया करते थे। हालांकि वो ख़ुद भी एक सऊदी थे, लेकिन इन्हीं वजूहात की वजह से उनको सऊदी अरब छोड़ देना पड़ा था। और लेकिन फिर भी इन्होंने अपने राइटिंग्स के ज़रिए से सऊदी अरब को एक्सपोज करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना बंद नहीं किया था। जमाल खाशोगी के मर्डर के बाद में, उनके असैसिनेशन के बाद में कई सारे खुलासे पै दर पे होने लगे। उनकी बीवी का फ़ोन भी पेगासस स्पाईवेयर से इन्फेक्टेड पाया गया। उनके कई सारे दोस्तों के फ़ोन नंबर्स, उनके कई सारे साथियों के फ़ोन नंबर्स उसी मोर देन 50,000 फ़ोन नंबर्स के लिस्ट में पाया गया। और उनका एक और सऊदी साथी who is now living in Canada, Umar bin Abdulaziz. He is also a dissident of Saudi Arabia regime and shares the same views about it, like Khashoggi. उनका मानना भी है कि उनके फ़ोन को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था उनके असैसिनेशन से पहले, और उनके फ़ोन के ज़रिए से ही खाशोगी की जासूसी की गई थी। उन्होंने NSO ग्रुप के अगेंस्ट में एक लॉ सूट भी फाइल किया था। खदीजा इस्माइलोवा अजरबैजान की एक जानी मानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इन्होंने भी अपने आर्टिकल्स और अपने राइटिंग्स के ज़रिए से अजरबैजान की गवर्नमेंट को एक्सपोज किया था और लगातार क्रिटिसाइज़ करती रही थी, और इसी का खामियाजा भुगतते हुए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का 1.5 साल जेल के अंदर गुजारा। इनके ऊपर 5 साल का ट्रैवल बैन भी लगा दिया गया था। वेल, देयर आर मेनी अदर रियल वर्ल्ड इवेंट्स इन दिस सीक्वेंस एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द पेगासस एक्टिविटी एंड दैट 50,000 मोबाइल फ़ोन नंबर्स. Now let's talk about where India stands in this regard. More than 40 journalists of India have been spied on since 2016, and many of them are critical voices जो गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं, उनके पॉलिसीज से रिलेटेड, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड।
कई सारे जर्नलिस्ट जो डिप्लोमेट्स और आर्मी पर्सनल से कांटेक्ट में रहते हैं, कई सारे रेगुलर जर्नलिस्ट हैं जो अपने इम्पार्शियलिटी की वजह से जाने जाते हैं। और इसमें सिर्फ जर्नलिस्ट ही नहीं बल्कि कई सारे ह्यूमन राइट वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सोशल एक्टिविस्ट, अपोजिशन पार्टी लीडर्स, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, आर्मी पर्सनल, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, इवन बीजेपी लेड गवर्नमेंट के कई मिनिस्टर्स एंड अदर पीपल हु माइट बी पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ दिस इंडियन क्लाइंट ऑफ एनएसओ ग्रुप, इन सबके नंबर भी उसी मोर देन 50,000 फोन नंबर्स के लिस्ट में पाए गए हैं। Now I'm going to tell you some of the names of Indian citizens and the relevant stories in brief who have been either spied on or their phone numbers have been found in that surveillance list. First and foremost, Ashok Lavasa, former Election Commission of India. He had opposed 5 clean chits given by a poll panel of Election Commission of India to Prime Minister Modi and Amit Shah during पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ 2019। 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह ने कई सारे इंस्टेंसेस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एलिजेडली वायलेशन किए थे। 2 इंस्टेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं। पहले इंस्टेंस में मोदी ने फर्स्ट टाइम वोटर से अपील किया था कि वो अपना पहला वोट बालाकोट एयर स्ट्राइक और पुलवामा अटैक में हुए शहीदों के नाम करें। दूसरे इंस्टेंस में जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरला के वायनाड से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे तो उस टाइम में भी मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी मजबूर है केरला के वायनाड से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, क्योंकि केरला का वायनाड एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका, उनको लगता है कि वो वहाँ से जीत जाएंगे, इसलिए वो यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। According to Ashok Lavasa, these are the clear and explicit violation of model code of conduct and should not be given clean chits. Yet election commission had given them clearances. अगर टाइमलाइन की ही बात की जाए तो अशोक लवासा के इस अपोजिशन के बाद ही इनका फ़ोन नंबर उस पोटेंशियल टारगेट्स फॉर सर्वेलेंस के लिस्ट में डाला गया था। अशोक लवासा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्वाइन करने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर में एज ए स्पेशल सेक्रेटरी भी सर्विस कर चुके थे और इस अपोजिशन के बाद ही गवर्नमेंट ने 11 PSUs को, 11 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता, उसके विजिलेंस ऑफिसर्स को लेटर लिखते हुए पूछा था कि अशोक लवासा के सर्विस रिकॉर्ड्स को चेक किया जाए, खंगाला जाए और पता लगाया जाए क्या उन्होंने कभी भी अपने पावर को ओवर एक्सरसाइज करते हुए किसी भी तरह के करप्शन में इन्वॉल्वमेंट रहा है उनका, कभी भी किसी कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। व्हाट ए पैराडॉक्स मैन, सी हु इज एक्चुअली ओवर एक्सरसाइजिंग देयर पावर, what kind of revenge is this? ये तो थे अशोक लवासा। And now if you remember that lady, that Supreme Court staffer who accused former Chief Justice of India Ranjan Gogoi of sexual harassment, सुप्रीम कोर्ट की वो महिला कर्मचारी जिसने रंजन गोगोई के ऊपर में सेक्सुअल हरासमेंट्स के एलिगेशंस लगाए थे, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट भी फाइल किया था, और इन सब के बाद ही उनको उनके जॉब से निकाल दिया जाता है। उनके 3 फ़ोन नंबर और उनके रिश्तेदारों के 8 फ़ोन नंबर्स उसी मोर देन 50,000 फ़ोन नंबर्स के लिस्ट में डाला जाता है। और इसी क्रम में रंजन गोगोई का 3 मेजर वर्डिक्ट्स देना दैट वेल सूटेड द इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी लेड गवर्नमेंट, और इन सब के बाद रंजन गोगोई का राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाना क्या सिर्फ इत्तेफाक की बात हो सकती है? These things are seemingly well interconnected. Now let's very quickly talk about those 3 verdicts given by Ranjan Gogoi as CJI heading the bench of judges of Supreme Court. Opposition party leaders ने सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटिशंस फाइल किए थे seeking the investigation and inquiry into the Rafale deal, लेकिन रंजन गोगोई ने अपने वर्डिक्ट में सारे पिटिशंस को डिसमिस कर दिया था, ये कहते हुए कि द कोर्ट इज satisfied with the procurement process of the Rafale jet and the court does not see any sign of करप्शन और कमर्शियल फेवरेटिज्म। उनका दूसरा वर्डिक्ट 9 नवंबर 2019 को अयोध्या डिस्प्यूटेड साइट के रिलेशन में आता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल जजमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राम टेम्पल के फेवर में फैसला सुनाता है और मस्जिद के लिए कहता है कि मस्जिद के लिए एक ऑल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि इस जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़ी सच्चाइयों को माना था। फर्स्ट, डिमोलिशिंग बाबरी मस्जिद ऑन 6 दिसंबर 1992 वाज एन एग्रेजियस violation of rule of law and a calculated act of demolishing public place of worship। के 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का तोड़ा जाना एक बहुत ही गैर कानूनी काम था। सेकेंड, Muslims were wronged and deprived of worship in their masjid which is more than 450 years old। कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है और उनको उनके ही मस्जिद में नमाज पढ़ने से वंचित रखा गया है, वो मस्जिद जो 450 साल से भी ज़्यादा पुराना था। थर्ड, there is no evidence that a Hindu temple was destructed and demolished and Babri Masjid was built upon that, and even ASI, Archaeological Survey of India, could not provide the substantial evidence to prove this claim। कोई सबूत नहीं है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बनाया, बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। इवन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को साबित नहीं कर सका।
अजीब बात तो यह है कि इतने सारे सच्चाइयों को मानने के बावजूद, इतने सारे फैक्ट्स को एडमिट करने के बावजूद फैसला मंदिर के हक में आता है। एनीवेज, इनका तीसरा वर्डिक्ट रफाल डील के मामले में आता है। अपोजिशन ने फिर से रिव्यू पिटिशंस डाला था कई सारा। रंजन गोगोई अपने टेन्यूर को ख़त्म करते करते उन पिटिशंस को भी खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये जो पिटिशंस है ये मेरिट में लैग करते हैं, लिहाजा इनका रिव्यू नहीं हो सकता। और इसी का इनाम देते हुए जब वो CJI के पद से रिटायर्ड हो गए, इनको राज्यसभा से MP के लिए चुना गया था। जितेंद्र कुमार ओझा इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ में काफ़ी सीनियर ऑफिसर थे। उनको उत्तम सेवा प्रमाण पत्र से भी नवाजा गया था, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, जिससे यह भी पता चलता है कि वो सिर्फ सीनियर ही नहीं थे बल्कि काफ़ी ईमानदार ऑफिसर भी थे। बिकॉज ये जो अवार्ड है हर किसी टॉम डिक एंड हैरी को नहीं मिलता है। उन्होंने अपने सर्विस के दौरान कई सारे क्रिटिकल ऑपरेशंस को, कई सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स को काफ़ी स्किलफुली, काफ़ी ईमानदारी के साथ में पूरा किया था। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी उनको एलिजेडली डर्टी पॉलिटिक्स करके उनको उनके सर्विस टेन्यूर से पहले ही उनकी छुट्टी कर दी जाती है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने रॉ के कई ऑफिसर्स के खिलाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस भी किया था। हालांकि बाद में ट्रिब्यूनल ने उनके केस को डिसमिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनको दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा था दोबारा केस करने के लिए। उनका फ़ोन नंबर और उनकी वाइफ का फ़ोन नंबर, इन दोनों का फ़ोन नंबर उसी मोर देन 50,000 फ़ोन नंबर्स के लिस्ट में पाया गया। इस बात का पता चलने के बाद में उन्होंने द वायर से बात की थी। द वायर से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि ये काम किसी रॉ के ऑफिसर का है, ताकि मेरे ऊपर में साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा सके, मुझे साइकोलॉजिकली परेशान किया जा सके, ताकि मैं अपना केस अच्छे से नहीं लड़ सकूं। और बेशर्मी की तो हद हो गई, उन्होंने मेरा नंबर तो डाला ही डाला, साथ में मेरी वाइफ का नंबर भी सर्वेलेंस की लिस्ट में डाल दिया है। मुकुल देव, रिटायर्ड कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, इनका नंबर भी उसी पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है शायद मेरा नंबर इसलिए डाल दिया गया होगा क्योंकि मैं सोल्जर्स की बेटरमेंट की बातें करता रहता था, मैं इंडियन आर्मी के वेलफेयर की बातें करता रहता था, मैं अक्सर इनके लिए इनकी हक की आवाज़ उठाया करता था, सरकार से इनका हक मांगा करता था। शायद यही रीज़न रहा होगा कि इन्होंने मेरा नंबर भी उस लिस्ट में डाल दिया होगा सर्वेलेंस के लिए, क्योंकि सरकार में जो कोई भी जेन्युइन बातें करता है, जेन्युइन सवाल उठाता है, ये सरकार उसको शक की नज़र से देखती है। स्वाति चतुर्वेदी, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जिन्होंने बीजेपी IT सेल के ऊपर एक किताब भी लिखा था, अमिट रोल, इनका नंबर भी उस पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में है। रोहिणी सिंह, शी इज़ ऑल्सो फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जिन्होंने द वायर के एक आर्टिकल में होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह के बिजनेस के बारे में लिखा था कि किस तरह से 50,000 का रेवेन्यू जनरेट करने वाला जय शाह का एक बिजनेस मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर अंदर करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। हालांकि इसके बाद में रोहिणी सिंह और द वायर के ऊपर में डिफेमेशन के केस भी लगा दिए गए थे। किन किन लोगों का नाम लो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फोन नंबर्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन दैट लिस्ट। इस लिस्ट में सैकड़ों इंडियंस के फोन नंबर्स है। इस लिस्ट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के फोन नंबर है, प्रशांत किशोर, द फेमस इलेक्टोरल स्ट्रैटेजिस्ट who recently made strategies for Mamata Banerjee during West Bengal Assembly poll, इनका भी नंबर है। एंड इनका फ़ोन नंबर ही नहीं बल्कि इनके फ़ोन का फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो चुका है। एंड इंटरेस्टिंगली एनालिसिस के टाइम पे भी इनके फ़ोन पे पेगासस एक्टिव था। एक और नाम, परवीन तोगड़िया, VHP हेड, इनका भी नंबर है। इनका रिश्ता होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ अच्छा नहीं है। आई जस्ट शोड यू सम ऑफ द ग्लिम्सेस गाइज, यू आर वाइज इनफ, you yourself can join the dots as to know who are behind how serious the matter is, and yet the government has been so much reluctant over the issue. It clearly said that there will be no discussion in the parliament on Pegasus. Who else then? Who will then take the responsibility? If the government is not going to take responsibility to find out the culprits, to find out the enemies, who will do then? Let's suppose it's not the government. Let's assume it is not the BJP-led government that has been doing all this. Even though NSO Group says that it sells its item, it sells its product to the vetted government only, to counter terrorism and other criminal activities. Despite all these facts, we are still ready to believe for a while that it's not the BJP-led government that has been doing all this nonsense activity, this notorious activity, this espionage. We are ready to believe, but at least the government has to respond to this. But no, it's continually ignoring. What if some of our enemies have been doing this? Is it not the matter of national security? Yes, of course, it is the matter of national security. Emmanuel Macron, the French president, he immediately called a high level of national security meeting. He talked to the Israeli Prime Minister, Naftali Bennett, and asked him to take the matter seriously and launch an investigation into the matter as soon as possible. To which he responded in affirmation that he would do whatever is required to do to reach out to the conclusion of the matter. And here we are. What we are doing, in fact, what our government is doing, nothing, paying no heed at all. Instead, trying to sweep the matter under the carpet silently, like it has been doing with all other issues for the last many years since when it came into power, with all its diverging politics, with all its diverging tactics.
And here we are, completely born and forlorn, helpless, can't do anything. Our lives, our privacy, everything is at stake. And on top of everything, our country's integrity is at stake. God may save our country. That's it for today, guys. Thanks a lot for watching. Let me know your respective opinions right below in the comment section. And if you have really liked the video, you can share this with as many contacts as you can. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.